बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में गवर्नर जनरल, वजीर आज़म और वजीर आला के ओहदे पे फायज रहने वाले एक सियासतदान को जब उनके ओहदे से हटाया गया तो उनको ऐसे कौन से हालात का सामना करना पड़ा कि नौबत फाका कशी तक पहुंच गई और उन्होंने मुर्गियां पालकर गुजारा करने के लिए हुकूमत से मदद की अपील कर दी। कायदे आज़म साहब के एक इंतहाई करीबी साथी जो कि मरकजी हुकूमत में वजीर थे, उनकी वफादारी पे शक क्यों किया गया, जिससे दिल बर्दाश्ता होके न सिर्फ उन्होंने वजारत छोड़ दी बल्कि पाकिस्तान छोड़कर इंडिया चले गए और अपनी बाकी जिंदगी अपने दोस्तों से ताने खाते हुए गुजार दी। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के एक सूबे के वजीर आला ने मरकजी हुकूमत को 3 करोड़ रुपए दिए। ऐसा क्या हुआ कि उन वजीर आला पे टाइपराइटर और मोटरसाइकिल चोरी करने का मुकदमा बना के उन्हें जेल में डाल दिया गया। पाकिस्तान बनने के बाद सियासतदानों को डिस्क्रेडिट क्यों किया गया और तहरीके पाकिस्तान के मुखलिस कारकुनों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां क्यों की गईं। इंडिया के कयाम के बाद फॉरगेट एंड फॉरगिव की पॉलिसी अपनाई गई। पाकिस्तान में यह पॉलिसी क्यों ना अपनाई जा सकी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां वज़राए आज़म के साथ सिंसियर क्यों नहीं थीं। पाकिस्तान में दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद क्यों शिफ्ट किया गया। आज जिस किताब का मैंने रिव्यू के लिए इंतखाब किया है वो किताब इन्हीं सवालात का अहाता करती है। आज की किताब का टाइटल है रूदादे चमन और इसके आथर है पीर अली मोहम्मद राशिदी। ये आप किताब का टाइटल देख सकते हैं। पीर अली मोहम्मद राशिदी पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सहाफत का एक बड़ा नाम था। पीर साहब कई अखबारों के एडिटर रहे, पाकिस्तान एडिटर काउंसिल्स के प्रेसिडेंट रहे, उसके अलावा पाकिस्तान में ये सूबाई वजीर भी रहे, वफाकी वजीर भी रहे, मशीर भी रहे, एम्बेसडर भी रहे और सिंध असम्बली और कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान दोनों के मेंबर्स रहे। तो पाकिस्तान की सियासत और रियासती मामलात में क्या हो रहा था ये उसके ऐनी शाहिद है। 1982 में इन्होंने पाकिस्तान की रियासत और सियासत और जमहूरियत के जवाल पे कुछ मज़ामीन लिखे जंग अखबार में। बाद में इन्हीं मज़ामीन को इस किताब की शक्ल दी गई। पीर अली मोहम्मद राशिदी के मुताबिक पाकिस्तान बनने के फौरन बाद पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का असर रसूख बढ़ने लगा और इवेंचुअली पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की सियासत और रियासत की मुख्तार कुल बन गई। ब्यूरोक्रेसी ने बुनियादी तौर पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो अवामी हुक्मरानी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ थी और इसीलिए वो रोज़े अव्वल से ही सियासत और जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करने लगी। पाकिस्तान में आइन नहीं बनने दिया गया, पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होने दिए गए और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान में सियासतदानों को डिस्क्रेडिट किया गया और सियासतदानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करके उनको निशाने इबरत बनाया गया। ब्यूरोक्रेसी के 3 बड़े नाम जिनको पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब अहबाब सलासा कहते हैं, उनमें मलिक गुलाम मोहम्मद जो कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर और उसके बाद गवर्नर जनरल रहा, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा जो कि डिफेंस सेक्रेटरी रहा, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर रहा, ईस्ट पाकिस्तान का गवर्नर रहा, उसके बाद पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना और आखिर में पाकिस्तान का सदर बना चौधरी मोहम्मद अली जो कि सेक्रेटरी जनरल रहे पाकिस्तान में। उसके बाद ये बजट के वजीर रहे और पाकिस्तान में फिर वजीर आज़म के ओहदे तक पहुंचे। ये 3 लोग थे जो कि पाकिस्तान के एक वक्त में मुख्तार कुल बन गए। तो इन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत और उसके साथ पूरी बाकी जो ब्यूरोक्रेसी की क्लास थी
انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور اس کے تحت انہوں نے عوامی حکمرانی سے بچنے کے لیے آہستہ آہستہ سیاستدانوں کو پہلے عوام کی نظر میں رسوا کیا اور کچھ سیاستدانوں کو جو کہ پاکستان کی تحریک کے مخلص کارکن تھے ان کو ڈسکریڈٹ کیا۔ پاکستان بننے کے محض 2 سال بعد پروڈا نام کا قانون بنایا گیا، پبلک اینڈ ریپرزینٹیٹیو آفیسز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ 1949۔ اس قانون کے تحت سیاستدانوں پہ بے بنیاد الزام لگائے گئے۔ پیر علی محمد راشدی صاحب اپنی کتاب میں ایوب کھوڑو صاحب کی مثال دیتے ہیں۔ ایوب کھوڑو صاحب پاکستان کی تحریک کے ایک ایکٹیو رکن تھے۔ انہوں نے سندھ میں تحریک پاکستان کا پرچم بلند کیا۔ پاکستان بننے کے بعد جب مرکزی حکومت کو انتہائی مسائل درپیش تھے تو انہوں نے مرکزی حکومت کو 3 کروڑ روپے دیے۔ پروڈا کے تحت ان کے اوپر ٹائپ رائٹر چوری کرنے کا اور موٹر سائیکل چوری کرنے کا مقدمہ بنا کے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ بعد میں یہ جب اپیل میں گئے کھوڑو صاحب تو اپیلیٹ کورٹ نے وہ مقدمہ بے بنیاد قرار دیا۔ بقیہ سیاستدانوں پہ بھی ایسے ہی کیس بنائے گئے۔ اسی طرح پاکستان کی تحریک کے جو مخلص کارکن تھے جن کی عوام میں پذیرائی تھی ان کو بھی نشان عبرت بنایا گیا۔ خواجہ ناظم الدین جن کا تعلق نواب آف ڈھاکہ کی فیملی سے تھا اور قائد اعظم صاحب کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ قائد اعظم صاحب کی وفات کے بعد وہ پاکستان کے گورنر جنرل بنے، اس سے پہلے وہ بنگال کے پریمیئر تھے۔ پھر لیاقت علی خان صاحب کی جب شہادت ہوئی تو یہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ خواجہ صاحب کا تعلق نواب آف ڈھاکہ کی فیملی سے تھا، جدی پشتی نواب تھے۔ قائد اعظم صاحب نے جب مسلم لیگ کو ری آرگنائز کیا تو مسلم لیگ کا ایک نمائندہ اخبار جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کا نام سٹار آف انڈیا تھا۔ اس کے لیے سرمایہ درکار تھا، کوئی بھی اور شخص وہ سرمایہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کتاب کے صفحہ نمبر 52 پہ لکھتے ہیں 52 پہ لکھتے ہیں پیر علی محمد راشدی صاحب کہ خواجہ ناظم الدین نے اپنی ساری جائیداد بیچ دی اور یہ مسلم لیگ کا جو ماؤتھ پیس تھا، مسلم لیگ کا جو نمائندہ اخبار تھا سٹار آف انڈیا، یہ جاری کیا۔ 17 اپریل 1953 کو بیوروکریسی کے ہی ایک نمائندے ملک غلام محمد نے خواجہ صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا غیر آئینی طور پہ۔ پیر علی محمد راشدی صاحب کہتے ہیں کہ جب خواجہ ناظم الدین صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تو ان کی پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں تھی۔ ان کے الفاظ میں پیج نمبر 52 پہ لکھتے ہیں، خواجہ ناظم الدین مرحوم سے زیادہ آڑے وقت میں کس نے قربانیاں دی تھیں یا مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی خدمت کی تھی؟ مثلاً جب ہندو اخبارات نے مسلمانوں کا ناطقہ بند کر رکھا تھا تو اسی ناظم الدین نے اپنی جملہ آبائی جائیداد بیچ کر مسلمانوں کا اخبار سٹار آف انڈیا کلکتہ سے جاری کیا اور خود کلاش بن کر بیٹھ گیا۔ لیکن ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا کہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد ان کے پاس کوئی اپنا گھر نہیں تھا، اور مصنف جو ہیں کتاب کے پیر علی محمد راشدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں سندھ کا ریونیو منسٹر تھا اور یہ میرے پاس درخواست لے کے آئے کہ میری نوبت فاقہ کشی تک پہنچ چکی ہے، اور ان سے درخواست کی کہ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے خواجہ ناظم الدین صاحب نے مجھے کوئی غیر آباد زمین الاٹ کر دی جائے جہاں وہ مرغیاں پال کر گزارا کر سکے۔ جوگندر ناتھ منڈل قائد اعظم صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی تھے، ہندو دلت کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا۔ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی مخالفت لے کے انہوں نے قائد اعظم صاحب کا ساتھ دیا۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا جو پہلا سیشن ہوا 10 اگست 1947 کو، اس کو چیئر جوگندر ناتھ منڈل صاحب نے کیا۔ چودھری محمد علی جو کابینہ کا سیکرٹری تھا، قائد اعظم صاحب کی وفات کے بعد چودھری محمد علی نے
जोगिंदर नाथ मंडल साहब की वफादारी पे शक करना शुरू कर दिया, उनको डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दिया। ये गैरतमंद शख्स था, ये हालात से दिल बर्दाश्ता होके इसने वजारत से रिज़ाइन कर दिया और अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी अपने दोस्तों से ताने खाते हुए इंडिया में गुजार दी। इसके बरक्स अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो भारत में भारत के कयाम के फौरी बाद फॉरगेट एंड फॉरगिव की पॉलिसी अपनाई गई। अपनी किताब के सफ़ा नंबर 41 पे लिखते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारतीय हुकूमत में इवन कांग्रेस के जो स्टांच अपोनेंट्स थे उनको भी जगह दी गई और यह मैसेज दिया गया कि पुरानी तलखियां भुला के भारत की तरक्की के लिए सब लोग इकट्ठे हों। वो मिसाल देते हैं कि राजगोपालाचारी जो कि कांग्रेस छोड़ चुके थे और नेहरू की पॉलिसियों के शदीद मुखालिफ थे, उनको माउंटबेटन के जाने के बाद जून 1948 में इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने गांधी जी का जीना हराम किया हुआ था और उनके खिलाफ गांधी जी ने मरण व्रत रखा था, फास्ट अनटू डेथ रखा था, उनको इंडिया का पहला लॉ मिनिस्टर बनाया गया। डॉक्टर बलदेव सिंह को सरदार बलदेव सिंह को इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। इसी तरह एक ब्यूरोक्रेट का जिक्र करते हैं जिनका नाम गिरजा शंकर वाजपेयी था। ये कांग्रेस का शदीद मुखालिफ था, लेकिन इंडिया के कयाम के बाद उसे कांग्रेसी काबीना का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। तो भारत बनने के बाद जो आपस की तलखियां थीं, जो आपस की दूरियां थीं, जो आपस की दुश्मनियां थीं, वो ख़त्म कर दी गई। इंक्लूसिव पॉलिसी अपनाई गई, लोगों को साथ मिलाया गया, जबकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में रोज़े अव्वल से ही गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए। पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब इस बात का भी जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज थीं, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी के ज़ेर असर थीं, तो अपने अपने जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स थे उनके साथ उनकी कोई वफादारी नहीं थी। उसकी उन्होंने मुतअद्दिद मिसालें दी हैं, जैसे जब मलिक गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल 17 अप्रैल 1953 को जब उसने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को हटाया तो उनका जो सक्सेसर था उसका नाम मोहम्मद अली बोगरा था। मोहम्मद अली बोगरा अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर था। ये सारी प्लानिंग हो रही थी। मोहम्मद अली बोगरा ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब की जो उनकी अंडर ही वजारत खारजा थी उसका एक मुलाजिम था। ये सारी प्लानिंग हो रही थी। जिस दिन ख्वाजा साहब को हटाया गया उसी दिन वो कराची में, अमेरिका छोड़ के कराची में मौजूद था और पाकिस्तान की किसी खुफिया एजेंसी ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को इस बारे में कोई इतला नहीं दी। इसी तरह पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब की राय में पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी थी उन्हें पाकिस्तान के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। पाकिस्तान में जो कराची से इस्लामाबाद कैपिटल शिफ्ट करने का फैसला किया गया वो भी ब्यूरोक्रेसी का ब्रेन चाइल्ड था। उससे एक तो ब्यूरोक्रेसी की कर्ज ये थी कि ये अवाम से दूर रहें, अवाम के लिए एक्सेसिबल ना हो। कराची एक पॉपुलस सिटी था, लेकिन उसका एक तो नया कैपिटल बनने से रियासत को बहुत ज़्यादा अखराजात करने पड़े, करोड़ों अरबों रुपए खर्च आए। लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान ये हुआ कि कराची हमारे बंगाली भाइयों के लिए एक्सेसिबल भी था और कराची का जो इन्वायरमेंट था, जो वेदर था, वो भी उनके लिए ज़्यादा सूटेबल था। पीर अली मोहम्मद राशिदी के मुताबिक बहुत सारे बंगालियों ने कराची में जायदादें खरीदी हुई थी। जब कैपिटल कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ तो नया कैपिटल बहुत सारे बंगाली भाइयों के लिए इनएक्सेसिबल हो गया।
तो फिर ढाका में नया कैपिटल बनाने की बात हुई, वहाँ बहुत सारे इमारतें बनी, बहुत सारे इदारे बने, उस पे रियासत जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट फेस कर रही थी उसके अखराजात हुए। लेकिन इस्लामाबाद शिफ्ट करने का मकसद, कैपिटल शिफ्ट करने का मकसद सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की अपनी अय्याशियां थी। पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियों की कारकर्दगी पे पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब एक और भी सीरियस सवाल उठाते हैं। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान साहब को पंजाब के शहर रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। उनका कातिल मोहम्मद अकबर, सैयद मोहम्मद अकबर, पिशावर से ट्रैवल करके आया था। यहाँ के पिंडी के वो एक होटल में मुकीम रहा। उसे लियाकत अली खान साहब के पूरे स्केड्यूल का पता था। पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब सवाल ये उठाते हैं कि इस सारी प्लानिंग में 3 प्रोविंसेस इन्वॉल्व थे और पाकिस्तान की किसी खुफिया एजेंसी को इसकी कोई खबर नहीं हुई। ब्यूरोक्रेसी जब खुद हुक्मरान नहीं रही, जैसे मलिक गुलाम मोहम्मद, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा या चौधरी मोहम्मद अली, ये खुद हुक्मरान रहे, जब कोई और हुक्मरान था तो भी इक़्तिदार ब्यूरोक्रेसी के हाथ में था। पीर अली मोहम्मद राशिदी के मुताबिक हुक्मरानों ने, जो अदर देन ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने जो मेजर गलत फैसले किए उसकी वजह भी ब्यूरोक्रेसी थी। और ब्यूरोक्रेसी खुशामद में ये जो सरकारी अफसरान थे, ये हुक्मरानों की खुशामद में इस हद तक आगे चले गए कि जनरल अयूब खान को उनके एक मातहत ब्यूरोक्रेट ने बताया कि उसने ख्वाब में नऊज़ुबिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है और वो उनको ये कह रहे हैं कि अयूब खान पे उनका हाथ है, उनका दस्ते शफकत है, जिससे हुक्मरानों को ये बावर करवाने की कोशिश की गई कि उनके पास डिवाइन पावर है, दे हैव डिवाइन पावर टू रूल। तो ये थी आज की किताब रूदाद चमन, जिसमें पाकिस्तान के जो इब्तदाई साल है उसमें पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश रहे और जिसकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत, जमहूर, सियासी इदारे और सियासी रवायात न पनप सकी। पाकिस्तान की तारीख पे जो किताबें लिखी गई हैं, मेरी हम्बल ओपिनियन में हमारे पास उन किताबों से, उन वाक़यात से सीखने के लिए बहुत कुछ है। आज के लिए इतना ही। अभी इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।